नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं पॉडमैन ऑफ इंडिया रामवीर तंवर जी। तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातों की शुरुआत करते हैं। आपको जैसे ही देखें तो आसपास जो है बर्ड, जलाशय, ये सब सामने आने लगता है। कैसे आपकी सोच इस ओर आगे बढ़ी कि जलाशय को देश में सुरक्षित करना चाहिए? जलाशय को देश में इसलिए सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि जलाशय की सुरक्षा से ही हमारी सुरक्षा है। हम बाद में हैं, पहले जलाशय है। और मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि जो मनुष्य है इसका विकास कभी वाटर बॉडी से शुरू हुआ था। सबसे पहले छोटे जीव तालाबों से, समुद्र से निकले थे, फिर वो बाद में धीरे धीरे होमो सेपियंस तक की ये कड़ी पहुंची है। और वो साइकिल अब धीरे धीरे पहुंचे, हम तालाबों को ही मारने लगे हैं। तो तालाब रहे ना रहे, हम रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम ना रहें लेकिन तालाब फिर भी रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। इसीलिए तालाबों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप देखिए गुड़गांव, चेन्नई, आप दिल्ली, इन सारे शहरों में थोड़ी सी बारिश होते ही आपको खबरें आप ही को चलानी पड़ती होंगी कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, है ना। लोग सोसाइटी में भी तैरने को मजबूर हो जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि तालाबों को हमने मार दिया है। इस एक्स्ट्रा पानी को, बारिश को झेलने के लिए ही तो तालाब बनाए गए थे। तालाब तो क्या है, हमारी पृथ्वी के ऐसे बर्तन हैं जो पहले यहाँ पे भरते हैं, फिर वो बर्तन धीरे धीरे उसको धरती माता के पेट तक पहुंचाते हैं, उस पानी को, जो कि नीचे एक्वीफर छुपे हुए हैं, फिर उससे हम वापस से ले लेते हैं। लेकिन तालाब मर रहे हैं, और तालाबों के साथ साथ हमारी मानव की सभ्यता भी मर रही है, इसलिए तालाबों को बचाना जरूरी है। जो रामसर जो स्थल बनाया जा रहा है, जो चयनित किया जा रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और अवसर क्या है? बिल्कुल, देखिए, रामसर टैग अगर किसी वाटर बॉडी को मिलता है तो सच में उस जिले का और उस राज्य का एक गर्वपूर्ण पल होता है, वो, है ना। अभी हाल ही में कोपरा जलाशय को, बिलासपुर के कोपरा जलाशय को रामसर का टैग मिला है। तो उससे होता क्या है, वो पूरी दुनिया के नक्शे पे आ जाती है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी तो पहले भी वही थी, लेकिन उसको एक नाम नहीं मिला था, उसको एक इंटरनेशनल लेवल की इज्जत नहीं थी उस वाटर बॉडी के पास। तो ऐसे जलाशय जिन पर बहुत सारे विदेशी पक्षी, पूरी दुनिया से पक्षी आते हैं माइग्रेट करके, ऐसे जलाशयों को रामसर जब मिलता है तो उस पूरे जिले का विकास होना शुरू हो जाता है। लोग दूर दूर से जब वहाँ आते हैं तो वो रुकते भी हैं, वो खाते भी हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। हमारी जो कल्चर है वो आदान प्रदान होता है। तो सारी चीज़ों का इसी तरह से धीरे धीरे क्रम में उस पूरे स्टेट का विकास होने लगता है। और कई जलाशय ऐसे हैं जिनको रामसर का दर्जा मिला है इस देश में। वहाँ पे मात्र मतलब एक साल में 300 400 करोड़ रुपए का व्यवसाय हो जाता है, जी। सिर्फ उस जलाशय की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है। जो देशी पक्षी हैं, विदेशी पक्षी हैं, दूर से लोग आते हैं, इसकी विशेषता कैसी रहती है? अलग अलग क्या विशेषताएं रहती है? देखिए, जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पक्षियों को तो नहीं पता है कि कहाँ पे किस देश की सीमा खत्म हो जाती है ना। वो सीमाएं तो हमारे लिए बनी है, उनके लिए तो खुला आसमान है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो पक्षी क्या है, अपने अनुकूल वातावरण देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, इकोसिस्टम देखते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे जिस मौसम में जो जगह उनको अच्छी लगती है वो चले जाते हैं वहाँ पे। और सौभाग्य से जब सर्दियाँ पड़ती हैं पूरी दुनिया में तो उनको हमारा देश अच्छा लगता है। वो साउथ ईस्ट एशिया एक फ्लाई वे है, इनका एक फ्लाई जोन है। तो वहाँ पे उड़ते हुए, और सबसे अच्छी बात है कि जो बिलासपुर, रायपुर क्या है, बीच का एक जगह है उनके, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी रुकते हैं। और जब पक्षी आते हैं तो दूसरे दुनिया का जो छोटे छोटे वेजिटेशन है उसको भी अपने साथ लेके आते हैं। तो ये क्या है, एक देश को दूसरे देश के साथ, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमारा जो जिसको हम परिस्थितिकरण कहते हैं, मतलब एक चक्र जो है, पर्यावरण जो है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे विदेशी पक्षी आते हैं तो ये आते रहें, और क्योंकि इनके संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, पर भी जो विदेशी पक्षी हैं, इनकी जो यात्राएं होती हैं वो कब से, मतलब कितने समय से चलती होंगी कि हमेशा उसी स्थान पर आते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम और आप, मेरी उम्र अभी 32-33 साल है, आपकी भी इतनी होगी आसपास। तो हमारे पैदा होने से और हमारे पूर्वजों के पैदा होने से भी ये चीज़ें चल रही हैं।
है ना। पक्षियों की भी क्या होती है, जब जहाँ पे वो जाते हैं, कुछ पक्षी नहीं रहते, उनकी उम्र पूरी हो जाती है, तो जो पक्षी होता है उनको वो जगह बताता हुआ जाता है कि हम वहाँ से उड़ते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ पे एक जगह जाते हैं, वहाँ पे वो अपने अंडे देते हैं, फिर वो तो बहुत सारे तरीके हैं। कई बार वो सूरज की जो अपनी जो अर्थ चलती है तो उसको सूरज के साथ जोड़ के उस तरह से वो रास्ता देखते हैं। कई बार जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको वो अपना एक रेफरेंस लेके उसको बनाते हैं। कई बार वो जगह को पहचानते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ जगह पे रुके थे, तो वो सदियों से वहाँ, तो सदियों होता क्या, इनकी जगह चेंज होती रहती है। आज अगर ये जलाशय इनको पसंद है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे खाना है, यहाँ पे सुरक्षा है, और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वातावरण है। अगर 10 साल बाद अगर यहाँ पे वापस से शोर शराबा बढ़ा, यहाँ पे गंदगी बढ़ी, यहाँ पे लोगों का बहुत चहलकदमी बढ़ गई है, तो हो सकता है इसकी बजाय दूसरे जलाशय पे चले जाए। अच्छा, है ना। तो उनका वो तरीका जहाँ पे उनको सुरक्षित, वो इंसानों की तरह ही जहाँ पे सुरक्षित महसूस होता है वहाँ पे वो चले जाते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कोई जीव जंतु को दूसरा बाहर से जीव जंतु आता है तो उससे लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जो हमारे प्रवासी पक्षी आते हैं उनका सम्मान यहाँ के दूसरे जो पशु पक्षी हैं वो भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और मतलब ये लड़ाई की तो बात है ही, लेकिन इससे ऊपर ये है कि वो एक दूसरे से चीजें साझा भी करते हैं, है ना। वहाँ का कल्चर यहाँ के कल्चर के साथ मैच होता है यहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से पक्षी इधर आते हैं, पक्षी यहाँ से भी उधर जाते हैं। और पक्षी ये 3 तरह से यात्रा करते हैं। एक जो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस तय करते हैं, मान लो जैसे गुजरात में ज्यादा गर्मी पड़ी तो यूपी की तरफ आ गए, यूपी से कश्मीर की तरफ चले गए। एक वो हो गए जो एक दूसरे से दूसरे, और एक है जो पूरा साउथ पोल से नॉर्थ पोल ट्रेवल करते हैं, दुनिया के इस छोर से उस छोर तक ट्रेवल करते हैं। जैसे अभी एक वो एक है, वो बार हेडेड गूज एक पक्षी है, सर्दियों के दिनों में आजकल बहुत मिलेगा वो, तो वो पूरा दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। उसको हिमालय पर्वत पार करना होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई से तो जीत जाते हैं, वो सबसे बड़ी जंग जो उनके जीवन की है, यहाँ आके हार जाते हैं। यहाँ आके जब पता चलता है कि पिछले साल यहाँ तालाब था, इस बार नहीं है ना, तो सोचिए कितना दुख लगता होगा उनको। इसलिए हमें जो ऐसे वेटलैंड्स है, ऐसे तालाब हैं, उनको बहुत ही बचा के रखना होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। सोचिए हमारे लिए पाइपलाइन आ गई है, समरसेबल पंप आ गए हैं, रिमोट से चलने वाले मोटर आ गई हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो तालाब जितने 100 साल पहले थे इम्पोर्टेंट आज भी उतने ही है, आज भी वो उसी तरह से रहते हैं जैसे 100 साल पहले रहते थे। तो इसीलिए तालाबों को सिर्फ या वेटलैंड्स को ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ना किया जाए, इनको पक्षियों का, ऐसे प्रवासी पक्षियों का सबसे पहला हक बनता है उनका, तो उसी को हिसाब में रखते हुए इनका विकास किया जाना चाहिए। जिस तरीके से जलाशय वेटलैंड को लेकर लगातार सभी प्रकार से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि लगातार जलाशय कम भी हो रहे हैं, तो इसके लिए पूरे देश में कोई बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे अभियान देश भर में चल रहे हैं। जैसे अभी अमृत सरोवर एक भारत सरकार का मिशन है, वो चल रहा है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब बनाए जाने हैं, या 75 तालाब जो पुराने उनको रेस्टोर किया जाना है। ऐसे ही ये तो हो गया सेंटर गवर्नमेंट का एक मिशन है, ऐसे ही हर स्टेट का भी अपना एक मिशन है। जैसे उड़ीसा में अमो पोखरी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, तो हर स्टेट का अपना कार्यक्रम है, क्योंकि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, सभी को पता है कि तालाबों का क्या हमारे जीवन में योगदान है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है। तालाब नहीं होंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तालाब नहीं होंगे तो थोड़ी थोड़ी बारिश से भी बाढ़ आने लगेगी, तालाब नहीं होंगे तो शहर गर्म हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड, है ना, उसमें ऐसा माना जाता है कि शहर के कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे गर्मी 25 डिग्री रहती है और गांव में उसी समय पे 15 डिग्री रहती है। मतलब 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर रहता है शहर में और गांव में। क्यों? क्योंकि शहर में हमने वाटर बॉडीज को मार दिया है। वाटर बॉडी सिर्फ पानी के लिए नहीं है, वाटर बॉडी आसपास के एरिया को ठंडा रखने के लिए भी है। जब हवा उस वाटर बॉडी से टच होके जाती है, तालाब, आपने कभी महसूस करो तालाब के किनारे बैठ के तो हवा आती है तो ठंडी लगती है वो, तो वो ठंडी सिर्फ हमें नहीं लग रही, पूरे शहर को ठंडा करती है वो। तो तालाब नहीं होंगे तो शहर गर्म हो जाएंगे, और एक दिन एयर कंडीशंस, आज जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, वो
एक दिन वो भी काम नहीं आएंगे। जो वेटलैंड मित्र हैं, भविष्य में उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वेटलैंड मित्र ऐसे युवा हैं, है ना, हालांकि युवा नहीं, कोई भी हो सकता है, जिनको तालाबों के साथ, जिनको पक्षियों के साथ, तालाबों के साथ, वेटलैंड्स के साथ थोड़ा लगाव होता है, जो उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो उनको अच्छी शेप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को वेटलैंड मित्र कहते हैं, जो कि वेटलैंड्स के मित्र हैं। और इन लोगों की वजह से ही जो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल लाइव इंफॉर्मेशन मंत्रालय तक भी, स्टेट गवर्नमेंट्स तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। कोई लोग कब्जा करना चाहता है तो ये लोग इन्फॉर्म करते हैं, कोई लोग उसमें कूड़ा डालता है तो ये लोग उसको रोकते हैं, कोई लोग उस पे कल को खुद अगर सरकार उसकी संरचना को बदलना चाहती हो तो ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सकते हैं। तो वेटलैंड मित्र की वेटलैंड्स को बताने में बहुत भूमिका है। और मैं तो चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 वेटलैंड मित्र जरूर हों, जो आसपास के तालाबों का भी ध्यान रखें। अगर कोई कब्जा करे, कचरा डाले या उनको खत्म करने की साजिश हो तो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपको पोर्टमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये जो भूमिका में आप आए, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना? दरअसल मैं कॉलेज के बाद से ही इस तरह की एक्टिविटीज में था, तो ये तालाबों के बारे में नहीं थी, सिर्फ पानी के बारे में थी। और तालाबों की पूरी तरह से जीर्णोद्धार तो हम नहीं कर पाते थे, लेकिन आसपास सफाई करते थे, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे ही। लेकिन धीरे धीरे पैशन बढ़ा, लोगों ने साथ दिया, सरकार ने साथ दिया, बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ के पूरी तरह से इसमें फुल टाइम आ गया। और अब तक हम सैकड़ों तालाबों को रेस्टोर कर चुके हैं। आज देश के हम 10 राज्यों में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी NGOs, कॉरपोरेट्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हमारे साथ हैं, और उन्हीं की वजह से, और जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, उन्हीं की वजह से हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं। जी, आज के समय में जिस तरीके से रामसर की जो भूमिका होती है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे चुना जाता है, किस तरीके से उस जगह का चयन होता है? देखो, रामसर में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई ये वाटर बॉडी को रामसर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उसका एरिया है ना, भाई छोटी मोटी वाटर बॉडी को ये रामसर का खिताब नहीं मिलता है। जिस एरिया कम से कम मतलब 50 हेक्टेयर एरिया होगा जिसका, उसी को ज्यादातर वाटर मिलता है, या उससे, जैसे कोपरा तो 200 हेक्टेयर से भी ज्यादा है उसका, है ना। प्लस उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जरूर आते हैं, है ना, उनकी पूरी गिनती की जाती है, और पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई पिछले 5 साल में कब कब कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। उस पे जो उसकी ऑनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, है ना, वो एक तरह से कम्युनिटी लैंड होनी चाहिए। वहाँ पे इतने तरह के पौधे होने चाहिए, इतने तरह के जलीय जीव होने चाहिए, इतनी तरह की घास होनी चाहिए। उन सारी चीजों को देखते हुए तब जाके वो एक प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड कमेटी से स्टेट वेटलैंड कमेटी के पास जाता है, और वहाँ से फिर वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वहाँ से फिर वो पर्यावरण मंत्रालय के पास जाता है, और वहाँ पे फिर जो इंटरनेशनल बॉडी है वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करने, उनके पास जाता है दूसरे देशों में। वो सब अप्रूव करने के बाद जब जाके किसी वाटर बॉडी को रामसर का साइट का वो मिलता है, और इसमें सालों का समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं एक वाटर बॉडी को वेटलैंड का एक तरह से दर्जा दिलवाने के लिए। लोग वहाँ जाएं, और जो बर्ड लवर्स हैं वो वहाँ तक पहुँचें, आसपास के गांव के लोगों को भी उसका फायदा हो, उसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है? देखो, सबसे पहले तो जरूरी होता है कि उस वेटलैंड की सुरक्षा, वहाँ पे जो पक्षी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वहाँ पे जो पक्षियों के लिए एक तरह से जिनको हम बर्ड लवर कहते हैं, पक्षी प्रेमी कहते हैं, उनकी सुरक्षा। क्योंकि कई बार पक्षी प्रेमी जब आते हैं तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, कोई कैमरा छीन ले, क्योंकि वेटलैंड शहर में तो होते नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो तो हमेशा जंगल में मिलेंगे, गांव ग्रामीण है, तो उनकी सुरक्षा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी वेटलैंड मित्र आ रहे हैं या पक्षी प्रेमी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा करना सुनिश्चित करें वो। दूसरा ये है कि जब वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे हमेशा उस ब्लॉक का, उस डिस्ट्रिक्ट का विकास होता है,
जब वहाँ पे आते हैं तो लोग वहाँ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे खाते भी हैं। और रामसर साइट्स का देखा गया है कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट का खिताब मिला है उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत विकास हुआ है जी। और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, चाहे चारों तरफ फेंसिंग करके करें और चाहे उसकी सिक्योरिटी करें, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड रखें, गांव वालों को अवेयर करें, गांव वाले पक्षियों का शिकार ना करें। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम फिर बार बार इसी चीज़ को दोहराना पड़ता है और सुनिश्चित करना होता है कि इसको अब और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि होता क्या है कि ये वेटलैंड या रामसर साइट का नाम मिल गया इसलिए पक्षी नहीं आते वहाँ पे, पक्षी आते हैं इसलिए रामसर साइट का नाम मिला है। अच्छी बात है ना? हाँ। तो पक्षी ही नहीं आएंगे तो रामसर साइट होने से कोई मतलब भी नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक बार रामसर साइट कोई वाटर बॉडी बन जाए उसके बाद हमारी जिम्मेदारी दुगनी बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं उसके। रामवीर तंवर जी, आप क्या संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? मैं तो देखिए युवा पीढ़ी को यही देना मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, संदेश तो क्या ही दूंगा कि हमारे आसपास टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, बढ़ रही है। हम रोज़ मोर टेक्निकल पर्सन होते जा रहे हैं। एआई का यूज हो गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। उनके लिए आज भी पेड़ चाहिए, उनके लिए आज भी घास चाहिए, तालाब चाहिए, पानी चाहिए। तो हम आगे जब बढ़ रहे हैं और जिसको अगर हम कह रहे हैं, दम भर रहे हैं कि हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सभी का डेवलपमेंट होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा ये होती है कि हमारे विकास के साथ साथ जो नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको नुकसान ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे। तो ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो ये प्रकृति के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब तालाब बचते हैं तो हम बचते हैं, हमारी सभ्यता बचती है। आज आप देखिए लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रही है, इतने लोग मर जा रहे हैं, तब हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ तो गलत किया है। आज दिल्ली में देखिए छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो 10-15 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर चला जाता है। इसको हम रोक सकते थे, ये ऐसा नहीं है कि रुकने वाला नहीं था, इसको हम रोक सकते थे अगर हम ये विकास की अंधी दौड़ नहीं लगाते। इसको हम अब भी रोक सकते हैं, और अगर अब नहीं रोका तो शायद हमारे हाथ से निकल जाएगी गाड़ी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिर्फ पछताने के अलावा। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप खूब पैसे कमाएं, खूब अपना भी विकास करें, परिवार का भी करें, क्षेत्र का भी करें, लेकिन साथ के साथ ही ये भी देखें कि क्या इसकी वजह से हम अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण का तो कोई नुकसान नहीं कर रहे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। रामवीर तंवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक हमारे लिए भी गौरव की बात है कि पॉडमेंट ऑफ इंडिया आपको कहा जाता है, और आपने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया कि किस तरीके से हमें अपने जलाशय को बचाना है, किस तरीके से जो प्रवासी पक्षी हैं उनका जो आगमन हो रहा है उसको जो है हमको इस बात को सुनिश्चित करना है कि वो जो है निर्बाध रूप से चलता रहे, और एक अच्छा वातावरण जो है प्रकृति के साथ तालमेल जो है वो हमारा बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद News24 lalluram.com को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।